आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक और कहानी जिसका नाम है चचा जान के लव मैरिज। चलिए शुरू करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दिनों में मैं जब अपने चचा के साथ रहता था तो वो अक्सर जब किसी लड़के को इश्क में उदास देखते थे तो कहते थे, ये बालिश भर के लड़के जो माशूक 2 बार फोन ना उठाए तो गाते फिरते हैं कि ये इश्क नहीं आसान। अरे इन चूजों का अंदाजा ही नहीं है कि इश्क के लिए आज से ज्यादा मुफीद वक्त कोई रहा ही नहीं। इधर ऑनलाइन फोटो देखा, उधर मैसेज कर दिया, बातें चल रही हैं, तस्वीरें भेजी जा रही हैं, ये इमोजियां बन रही हैं, कोई काम वाम नहीं, लगे पड़े फोन में रात रात भर। अबे हमारे टाइम का सुनोगे तो सर के बल खड़े हो जाओगे। कहते थे कि हमने 3 साल तो सिर्फ तुम्हारी चची की गली में खड़े खड़े बिता दिए। रोज आते थे, खड़े हो जाते थे। पहली पर्ची 3 साल के बाद फेंकी है। जिस खंबे से टिक के खड़े होते थे हमारी पीठ का निशान बन गया था उसके ऊपर। अरे ये थी आशिकी। आजकल की तरह नहीं कि चेहरा देखा, समझ आया तो राइट स्वाइप वरना लेफ्ट स्वाइप मार के इशारा कर दिया और दिखाओ बे। बात खैर सच भी थी। चचा जान, जिन्हें पूरा अलीगढ़ अब हकीम साहब कहता है, उन्होंने जिस जमाने में लव मैरिज की थी उस जमाने में तो अरेंज शादियों में भी चेहरा शादी के बाद दिखाया जाता था। आदमी शादी क्या करता था, समझ लीजिए स्क्रैच कार्ड लेता था कि देखिए भाई क्या निकलता है। लेकिन साहब, इश्क कब झुकाए झुकाए। चचा जान ने एक बार अपने जमाने का एक किस्सा बताया था, बहुत ही मजेदार। चलिए आपको सुनाते हैं। कहने लगे कि भैया किस्सा उस दौर का सुना रहा हूं जब मैं कोई 30-35 के आसपास रहूंगा। उन दिनों नई नई फिल्म आई थी, धर्मेंद्र के लड़के ने बहुत जबरदस्त काम किया था। ऐसा सिर पर कपड़ा बांधे जब हाथ फैलाकर 5 उंगलियां खोल के चिल्लाता था ए! तो सिनेमा हॉल में हमारे जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों की झुरझुरी चढ़ने लगती थी। जोश आ जाता था, दिल करता था कि अभी जाएं और जाकर उस बेवफा के दरवाजे पर दहाड़ दें। अच्छा, कुछ लोग तो जोश में आके चले भी गए। वापस आए तो मरहम पट्टियां बंधी हुई थी। खैर, हम समझदार आदमी थे, हम बहुत संभाल कर चलते थे, हर चाल बहुत ही सोची समझी, क्योंकि हम लूडो में माहिर थे। लूडो बहुत खेलते थे हम। अच्छा, लूडो ने हमें यही सिखाया था कि जिंदगी में पासा तो किस्मत से आता है, लेकिन जो भी किस्मत में हाथ आता है उसे कैसे चलना है ये आपको खुद तय करना होता है। लूडो में हमारे साथी थे रमजानी भाई। उनका पीसीओ हुआ करता था यूनिवर्सिटी गेट नंबर 3 पर। हम तो पूरे दिन वहीं बैठे रहते थे। रमजानी से दोस्ती ही लूडो की वजह से हो गई। पर रमजानी भाई पश्चिमी यूपी के बहुत सारे लोगों की तरह लूडो को लोडू बोलते थे। लोडू खेलोगे? हम कहते थे, हमारा लोडू नहीं लूडो। हम कहते थे वही यार। तो खैर, पूरा दिन हम और रमजानी उनके पीसीओ में बैठे लूडो खेला करते थे। ये आवन जावन चल रही है, लोग बैठे हैं, बातें चल रही हैं, चाय पे चाय आ रही है, सब कुछ बढ़िया था। अच्छा, उस जमाने में सबके पास फोन तो होते नहीं थे, इसलिए बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के ऐसे फोन भी आते थे कि भाई फलां साहब को बुला दीजिए, हम बात करेंगे। जैसे कोई कहेगा, हेलो रमजानी भाई जी, वो इकराम मियां को बुला देंगे, हम 5 मिनट में फोन करेंगे आपको। या फिर, अरे रमजानी भाई सुनिए, अच्छन बोल रहे हैं वो जरा जरीना खाला को बुला दीजिए, हम 15 मिनट के बाद फिर मिलाते हैं। दिन भर यही चलता रहता था। रमजानी भी शुरू में तो इखलाक दिखाते हुए जाते थे कि भाई जिसकी कॉल होती थी उसको बुला लाते थे, लेकिन बाद के दिनों में वो भी बड़े चालाक हो गए। फोन आता था कि भाई फलां को बुला दीजिए तो कहते थे, हाँ आप ऐसा कीजिए, 5 मिनट के बाद फोन कीजिए, हम जा रहे हैं उनके घर, बुला के लाते हैं। और उसके बाद बुदबुदाते हुए कोई गाली देते और अगले 20 मिनट के लिए रिसीवर को फोन से अलग रख देते। लो बेटा कर लो आप। लेकिन हाँ, एक नंबर था जो जब भी उनकी कॉलर आईडी पर चमकता था तो रमजानी के चेहरे पर गुस्सा आए ना आए, मेरी आंखों पर चमक बढ़ जाती थी। जी हाँ, वो एक ऐसा नंबर था जिस पर जब कॉल आती थी तो दूसरी तरफ से कोई खातून कहती थी, सुनिए सलालेकुम, वो हम आबिदा बोल रहे हैं, रुखसाना की सहेली, आप जरा रुखसाना को बुला देंगे। रुखसाना, यही तो वो नाम था
जिसके लिए उन दिनों हमारा दिल धड़कता था। हम सच बता रहे हैं यार, कसम से अभी तुम लोगों को यह किस्सा सुना रहे हैं भतीजों, तो हमारा देखो, हमारे हाथ के रोए खड़े हो जा रहे हैं। देखो मतलब ऐसी खूबसूरती कि मतलब जब वो छज्जे से लटक के गली में जाते सब्जी वाले को आवाज देती थी, भिंडी वाले, ओ भैया रुको, कसम से हमारा दिल करता था दुनिया की जितनी भिंडी हैं सब अकेले खा जाए। आंखें ऐसी खूबसूरत कि डूब के मर जाए आदमी। अमा ये बड़ी बड़ी नीली आंखें, मुस्कुराती थी तो लगता था कि दूध सागर वाला झरना, और लहरा के बड़े बड़े बाल गर्दन से यूं झटक के पीछे करती थी तो दिल में तलवारें चल जाती थी भाई साहब, तलवारें। तो जैसे ही आबिदा का नंबर कॉलर आईडी पे चमकता था, मैं उनसे कहता था, रमजानी भाई आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप लोडू की अगली चाल सोचिए, हम बुला के लाते रुखसाना को, ये रुकिए। और ये कहकर हम हाफते हुए जाते थे रुखसाना के घर। भागते हुए पहुंच जाते रुखसाना के घर, दरवाजा खटखटाते वो निकलती, कौन है? बस आपकी वो सहेली है ना आबिदा, उनका ही कॉल है, चलिए जल्दी चलिए, फोन आने वाला है। कहते हुए ऐसे आगे बढ़ते जैसे उनको गोद में उठा लेंगे, और वो कहती हैं, ओ आबिदा, अच्छा रुकिए जरा आ रहे हैं। वो अंदर जाती और कुछ बाल बाल थोड़ा ठीक ठाक करके बाहर निकलती और बहुत अदा से कहती, चलिए। अरे यार, ऐसा लगता था जिंदगी के सफे पे चलना वो कह रही हैं। फिर रास्ता भर यहाँ वहां की बातें होती, मौसम देखिए अजीब हो गया है। वो कहती, हाँ सही बात, दोपहर में तो बारिश और धूप साथ साथ थी, अल्लाह पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। मैं कहता, मेरी नानी कहती हैं कि जब बारिश और धूप साथ साथ हो तो जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। अच्छा, तो क्या दुआ मांगी आपने? बस ये समझ लीजिए कि अपने लिए एक नेक बीवी मांगी जो बस मतलब आप ही की तरह। मेरी इस छिछोरी हरकत पर वो मेरी तरफ एक बार देखती और फिर मुस्कुरा देती, शायद गुस्से में, जिसे मैंने प्यार समझ लिया। तो भतीजों, तुम में से जिन लोगों ने पीसीओ इस्तेमाल किया है उनको पता होगा कि एक छोटा सा कांच का एक केबिन सा बना हुआ होता है जिसमें आप कोई प्राइवेट बातें कर सकते हैं। तो पीसीओ आकर रुखसाना सीधे उसी केबिन में चली जाती और मैं और रमजानी उसे बाहर से कांच के उस पार बैठे हुए आबिदा से बात करते हुए देखते थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, क्योंकि आवाज तो आती नहीं थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हम देखते थे और वो मुझे आज भी याद है। अरे बहुत खूबसूरत थी यार, हंसती थी तो हाथ ना ऐसे मुंह से ढक लेती थी, और जब कोई शरारत की बात करती थी तो निचला वाला होंठ ऐसे दांतों में दबा लेती थी, और जब शर्मा जाती थी तो उसके कान लाल हो जाते थे। अच्छी बात यह है कि हर हफ्ते में एक आध बार आबिदा का कॉल आ ही जाता था और हमारी उनसे इस तरह से मुलाकात हो जाती थी। तो हमारी जिंदगी जो थी बहुत सही कट रही थी, बहुत मजे में। लेकिन एक रोज कुछ ऐसा हुआ भतीजे कि जिंदगी जो है ऐसी की तैसी में चली गई। हुआ यह कि एक दिन जब रुखसाना कांच के केबिन में खड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर आबिदा से बात कर रही थी, तो हमारे जी में जाने क्या आया कि हमने सोचा कि क्यों ना चुपके से उसी टेलीफोन लाइन का दूसरा रिसीवर जो बाहर रमजानी की टेबल पे होता था उसे उठा लिया जाए और चुपचाप रुखसाना की आवाज सुनी जाए। रमजानी को हमने कहा तो रमजानी बोले, करो करो, देखें तो ये लड़कियां बातें क्या करती हैं, क्या ये भी वही बातें करती हैं जो हम करते हैं, इतनी बदतमीज लगती तो नहीं है। बस साहब, हमने रिसीवर उठाया और हमें लग गया झटका। जो हमने सुना वो सुनने के बाद हाथ से हमारा रिसीवर छूट गया साहब। दूसरी तरफ से आवाज आबिदा की नहीं, किसी लड़के की थी। हाँ, वो लोग जीने मरने की कसमें खा रहे थे। अरे तौबा, हमें काटो तो खून नहीं। यानी अब तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। आबिदा की हेल्प से रुखसाना को बुलाया जाता था और फिर वो लड़का करता था बातें जो रुखसाना का आशिक था। अरे दिमाग खराब हो गया। रमजानी भाई को भी बहुत गुस्सा आया। वो बन गए जीत के सनी देओल। बोले, रुखसाना या तो तुम्हारी होगी या किसी की नहीं। अच्छा, ये अलग बात है कि रमजानी भाई जो थे 1.5 पसली आदमी थे और 1.25 महीने पहले उनके पथरी का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन इश्क की आग में हमने कहा कि चलो भाई, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा भी क्या है, अरे दिलजले हैं, देखा जाएगा। 2 दिलजले एक मनचले को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए। अब पीसीओ की कॉलर आईडी से नंबर निकाला गया और टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर ढूंढा तो नंबर किसी पप्पू के नाम पे था। पप्पू? बे, ये तो ऐसा ही निकला, कोई लौंडा सा होगा, 2 थप्पड़ में भाग खड़ा होगा। रमजानी बोले,
अमा हम सोच रहे थे कोई बराबर का खतरनाक आदमी होगा, तब तो जंग में मजा आता। ये तो मच्छर जैसा लड़का निकला। खैर चलो मिलाओ इस फोन। पप्पू पप्पू कौन है पप्पू, मिलाओ। फोन किया गया। उधर से आवाज आई, हेलो। एक बेहद नाजुक सी आवाज, जैसे कोई कम उम्र का लड़का बहुत शरीफाना अंदाज में बोला, जी कौन? अच्छा, जब सामने वाला कुछ हल्का महसूस होता है तो आप अपने आप भारी हो जाते हैं। हम दोनों ने अपनी आवाज थोड़ी भारी कर ली और उसे दोदपुर में बरुल्ला मार्केट के पास सुबह सुबह बुलाया गया। उन दिनों वहां पर एक पहलवान होटल भी हुआ करता था और होटल सुबह सुबह बंद रहता था। जरा आड़ में था तो सोचा कि वहीं पे हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा। और हिसाब किताब था भी क्या, हुली तो देना था। चूरन जैसा लड़का था, 2 लप्पड़ मारेंगे गुद्दी के नीचे चला जाएगा वापस, और क्या था, यही काम था। तो खैर इंतकाम का दिन आ गया। मैं और रमजानी दोनों पप्पू को ऐसा मजा चखाना चाहते थे कि दोबारा रुखसाना से बात करने की हिम्मत ना करे। रमजानी तो अपने साथ हॉकी स्टिक भी लाए थे। मुझसे बोले, आने दो दलील के, गट्टे तोड़ दूंगा इसके। अब सुबह सुबह का वक्त है। पहलवान होटल के बाहर हम लोग आड़ में जरा खड़े हुए हैं। हल्की हल्की ठंड है, इंतजार हो रहा है साहब। तभी अचानक माहौल में एक थरथराहट सी महसूस हुई। एक भारी भरकम मोटरसाइकिल पर एक भारी भरकम सी शख्सियत हमारे करीब आकर रुकी। कद 6 फीट से ऊपर, काली शलवार कमीज, घनी मूछें, चेहरे पर काला चश्मा। देख के लग रहा था जैसे किसी फिल्म का विलेन है। हम दोनों पप्पू की जैसी तस्वीर अपने मन में बनाए थे। ये तो उससे बिल्कुल अलग था भाई। ये तो कोई पप्पू भाई था। हम दोनों की हालत थोड़ी पतली होने लगी। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उसे देखा और फिर आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाह रहम। कहिए क्यों बुलाया था? बाइक स्टैंड पे लगाते हुए उसने अपनी उसी पतली आवाज में कहा। तो रमजान ने झट से अपनी हॉकी स्टिक को जो अपने साथ लेके आए थे अपने पैर की आड़ में खड़ी कर ली। मैंने कहा, आप पप्पू हैं? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जी मैं पप्पू हूँ। कहिए रुखसाना के सिलसिले में क्या कहना था आपको? जब उसने ये कहा तो हमने देखा कि उसकी कनपट्टी के नीचे एक कटे का निशान था, जैसे कभी कोई गोली उसको छू कर निकल गई हो। हमारे पैर कांप रहे थे। आदमी खतरनाक था। रमजानी बोले, वो रुखसाना ने आपका जिक्र किया था तो भाई हमने सोचा कि आपसे मुलाकात कर ले हैं। क्यों? उसने पूछा। रमजानी बोले, अरे भाई वो क्यों, क्या वो अब भाई कहा है उसने हमें अपना। अब भाई है तो भाई फिक्र तो होगी है। मैं भाई हूं उसका, मुंह बोला। अब बहन जैसी है मेरी, तो फिक्र रहती है कि भाई कौन है, क्या है, किससे बात कर। अब देखिए आपसे मिल लिए हैं, हम बिल्कुल मुतमईन हो गए भाई, है कि मतलब वो ठीक रहेगी, खुश रहेगी, अच्छी रहेगी। बस ये इसीलिए सोचा कि मतलब आपसे है मतलब। पप्पू बोला, तो आप हैं? क्या बताया था, रमजानी नाम है? जी रमजानी, मैं रमजानी हूँ। उन्होंने सर हिलाया। पप्पू ने फिर मेरी तरफ देखा। और आप कौन है? पप्पू ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैंने कहा, मैं तो पापे लेने जा रहा था। पापे? हाँ, वो सुबह की चाय में होता ना, कुरकुरे बिस्किट, वो डुबो के खाओ, बहुत मजे के लगते हैं। अब मैं तो पापे लेने जा रहा था। रस्क समझते हैं आप? वो रस्क वो मैं लेके जा रहा था तो रमजानी भाई जाते दिख गए, तो मैंने कहा भाई चलो हम भी चलते। कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या मामला है, कौन है, रुखसाना है? तो वही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी, बताइएगा। हाँ, मैं बोल ही रहा था और पप्पू गौर से मुझे सुन ही रहा था, कुछ शक से मुझे देखते हुए, कि ठीक उसी वक्त रमजानी ने जो कमबख्त हॉकी स्टिक पैरों के पीछे छुपाई थी, वो न जाने कैसे छूटकर जमीन पर गिर गई। हॉकी स्टिक की आवाज उस खामोश माहौल में गूंज गई। पहले तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक पप्पू ने हम दोनों की तरफ। हमारे चेहरों पर घिग्गी बंध गई थी और उस घिग्गी ने एक ही पल में सारा सच खोल दिया था। इसके बाद का आलम क्या बताएं। रमजानी भाई के नए नए टांके थे तो खुल गए, कोई नहीं, दोबारा लग जाएंगे। और अरे मेरा क्या है, मुझे तो वैसे भी वो किनारे वाला दांत निकलवाना ही था। इस किस्से के बारे में चाचा आगे बताते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है। कसम अलीगढ़ की घंटा घर की, उन्होंने रुखसाना के अलावा किसी और को तसव्वुर ही नहीं किया।
शायद कुंवारे ही मर जाते, लेकिन हाँ बात तब बनी जब चची से मिले। शादी से पहले एक बार देखा था चची को और बस वहीं लव हो गया। इसलिए शादी जब हुई तो चचा ने पूरे अलीगढ़ में यह कहलवा दिया कि वो लव मैरिज कर रहे हैं। और हाँ, वो सुनहरे बॉर्डर वाला सफेद रंग का एक कार्ड रुखसाना के घर पे गया था और उसमें लिखा था, आइएगा जरूर विद फैमिली। तो दोस्तों, ये थी कहानी चचा जान की लव मैरिज। कैसी लगी आपको? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई और आप इसे स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो अभी आप एक हमारा छोटा सा काम कीजिए। शो के नाम पर, कहानी के नाम पर नहीं, शो के नाम पर क्लिक करें और आप एक मेन पेज खुलेगा। वहां आपको शो के नाम के नीचे एक स्टार दिखाई देगा, उसे आप क्लिक कीजिए और जितने स्टार आप देना चाहें इस कहानी के हिसाब से, शो के हिसाब से आप उतने स्टार दें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। कहानी का साउंड डिजाइन किया है सचिन त्रिवेदी ने। तो अगले इतवार फिर लाऊंगा एक नई मजेदार कहानी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर चलता रहा है।